हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम सॉल्यूशन का पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। अब तक हमने 32 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। 33 क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है इन्होंने। टू सॉल्यूशन ए एंड बी ऑन मिक्सिंग शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउंड्स लो इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर ए एंड प्योर बी आर इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन मे बी। हमने क्या करा, हमने दो सॉल्यूशन को मिक्स करा, ए और बी। ओके, और जो सॉल्यूशन मुझे मिला उसने पॉजिटिव डेविएशन शो करा। क्या करा? पॉजिटिव डेविएशन शो करा फ्रॉम राउंड्स लो इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर ए का बॉइलिंग पॉइंट मुझे गिवन है कितना, 340 केल्विन, और प्योर बी का बॉइलिंग पॉइंट गिवन है 390 केल्विन respectively, then the boiling temperature of the resulting solution is। तो ये जो सॉल्यूशन मेरा बन रहा है इसका बॉइलिंग टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ये पूछा है। तो एक चीज मुझे बताना, इन्होंने बोला कि ये जो सॉल्यूशन बना उसने क्या करा, उसने पॉजिटिव डेविएशन शो करा है ना। कोई भी सॉल्यूशन अगर पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप बनाएगा, है ना। तुम्हें पता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं राउंड स्लो से, है ना। तो यहाँ पर अगर इसने पॉजिटिव डेविएशन शो करा है तो इसका मतलब कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप होगा, यानी कि टी ऑफ सॉल्यूशन, जो ये सॉल्यूशन बना है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा ए से भी एंड बी से भी। तो यानी कि आंसर जो होगा वो 340 और 390 दोनों से कम होगा। 390 से कम होना चाहिए, 340 से भी कम होना चाहिए, 390 40 से कम होना चाहिए, तो therefore आंसर ये आ जाएगा। therefore ऑप्शन, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं थी, सिर्फ हमें छोटा सा कंसेप्ट लगाना था कि जो पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशंस होते हैं तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप बनाते हैं, यानी कि जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो इंडिविजुअल दोनों से कम होता है। तो 340 से भी कम और 390 से भी कम, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। इसमें देखो क्या बोला हमसे, द एजियोट्रोपिक कंपोजिशन ऑफ एक्वस नाइट्रिक एसिड इज। हम क्या करते हैं, एक्वस नाइट्रिक एसिड, इसका मतलब हुआ वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड। तुम्हें पता है जब भी ये दोनों मिलके एक सॉल्यूशन बनाते हैं उस टाइम पर ये क्या होता है कि नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। एक सेकेंड, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, यानी कि मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। तो ये जो होता है ये किस कॉम्पोजिशन पर शो करता है? तुम्हें पता है ये जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनता है ना, ये एक स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन पर ही बनता है, एक स्पेसिफिक कंपोजिशन पर ही बनता है। और वो जो कंपोजिशन इसकी होती है वो थ्योरेटिकल डाटा है, जिसमें कि HNO3 68% होता है और वाटर 32% होता है। तुम मान सकते हो कि भाई देखो HNO3 ऑलमोस्ट नियरली 70% के करीब है, 70 से थोड़ा सा कम होता है, वाटर 32 जो बचा हुआ होता है वो वाटर हो जाता है। HNO3 इसमें वाटर से ज्यादा होता है, HNO3 की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे वाटर से ज्यादा होती है और नियरली 70% होती है, 70 से थोड़ी सी कम होती है। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल डाटा है जो हमें पता होना चाहिए यहाँ पर। Now next question number 35. Consider the following statements. Components of azeotropic binary mixture cannot be separated by fractional distillation. जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर बाइनरी आइसोट्रोपिक बाइनरी मिक्सचर होता है ना, जो भी एजियोट्रोपिक बाइनरी मिक्सचर होता है वो उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं हो सकते। तो ये बात सही लिखी है, क्योंकि तुम्हें पता है कि जब भी कोई एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनता है उसका जो सॉल्यूशन होता है ना उसका बॉइलिंग पॉइंट एक कॉमन हो जाता है, यहाँ पर कॉमन
बॉइलिंग पॉइंट होता है जिसकी वजह से सारा का सारा सॉल्यूशन एक साथ एक टेम्परेचर पर बॉईल होता है। तो अगर सारा का सारा एक साथ ही बॉईल हो रहा है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं होगा। सही बात लिखी है, ये सही लिखा है। नेक्स्ट देखो, इथेनॉल एंड वाटर azeotropic mixture contain approximately 95% by volume of ethanol। तुम्हें पता है जो इथेनॉल और वाटर होता है ना, इथेनॉल प्लस वाटर, इसके अंदर क्या होता है ना, इसके अंदर बेसिकली ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है राउल्स लॉ से। और कोई भी सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप बनाता है। अभी मैंने तुम्हें बताया था। अब ये जो होता है ये भी एक स्पेसिफिक कंपोजिशन पर ही होगा। और ये जो कंपोजिशन होती है ना वो यही होती है जो उन्होंने लिखा है 95% वॉल्यूम होता है। जो इससे पहले मैंने तुम्हें बताया था ना वो मास के टर्म्स में बताया था HNO3 का, है ना, कि भाई उसका 68% बाय मास लिखा था, याद रखना वहां पर, या फिर उन्होंने बाय वॉल्यूम लिखा है, ये सही लिखा है। अब देखो क्या बोला थर्ड स्टेटमेंट में, आर सॉल्यूशन कंटेनिंग कंपोनेंट्स ए एंड बी फॉलोज राउल्स लॉ। अगर कोई सॉल्यूशन है जिसके अंदर कंपोनेंट्स ए एंड बी है और वो राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो उसके अंदर ए बी का इंटरेक्शन, ए बी अट्रैक्टिव फोर्सेस रिमेन एज ए अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड बी बी अट्रैक्टिव फोर्सेस, ये सही लिखी है। जब भी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है ना, अट्रैक्टिव फोर्सेस या इंटरेक्शन बोल लो, वो ए बी की बराबर होती है ए से और बी बी से, तभी हम बोलते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा, वो आइडियल बनेगा, है ना। और वो राउंड्स लो को क्या करेगा, वो राउंड्स लो को फॉलो करेगा, उसको ओबे करेगा, है ना, ओबेज राउंड्स लो। तो देखो ये भी सही लिखे, ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखना ध्यान से, इसमें क्या लिखा है इन्होंने, यहाँ पर लिखा है वेंटो फैक्टर फॉर इथेनॉइक एसिड इन एक्वस मीडियम। देखो इथेनॉइक एसिड ये कोई सा भी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो वो एक्वस मीडियम और किसी भी ऑर्गेनिक मीडियम में जाता है। अगर देखो अगर ये एक्वस मीडियम में जा रहा है ना, किसी एक्वस मीडियम में जा रहा है ना, तो एक्वस मीडियम में जब ये जा रहा है तो ये क्या करता है, इसे समझो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, RCOOH वाटर के अंदर क्या करेगा, देखो ये वाटर के अंदर क्या करेगा, ये टूटेगा RCOO माइनस प्लस H प्लस में टूट जाएगा। और ऑर्गेनिक मीडियम के अंदर RCOOH डाइमर बना देगा, RCOOH का होल ट्वाइस ऑर्गेनिक मीडियम में। तो इस केस में इसका आई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना, और इस केस में इसका आई हो जाएगा हाफ। क्वेश्चन ने बोला अगर मैंने इथेनॉइक एसिड को एक्वस मीडियम में रखा है, यानी कि ये वाला केस है एक्वस मीडियम वाला, देयरफॉर आंसर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, है ना, यानी कि 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ KCl, एक सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के अंदर 1 मोल है KCl का प्लस 2 मोल ऑफ वाटर, 2 मोल ऑफ वाटर, the relative lowering of vapor pressure is RLVP is equals to 0.4, the percentage ionization of KCl, यानी कि अल्फा पूछा है ना, परसेंटेज में बताना है हमें अल्फा की वैल्यू। तो देखो ध्यान से यहाँ पर RLVP को हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू में आई बाय में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू में आई प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये होता है फॉर्मूला। हाँ, तो 0.4 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये मेरा सोल्यूट है यहाँ पर,
और ये मेरा सॉल्वेंट है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 इंटू में आई बाय में 1 इंटू में आई प्लस 2, यानी कि आई बाय में आई प्लस 2। तो यहाँ से तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0.4 आई प्लस 0.8 इज इक्वल टू आई। नेक्स्ट 0.8 इज इक्वल टू 0.6 आई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 0.8 बाय में 0.6 विच गिव्स अस टू बी 3/4, यानी कि 3/4/3, यानी कि 1.33 ये वैल्यू आ रही है। अब ध्यान से सुनना, KCl जब ये टूटेगा, KCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, KCl इज इलेक्ट्रोलाइट, जब वो टूटेगा K प्लस प्लस Cl माइनस में टूटेगा। अब यहाँ पर इसका एक मोल था, स्टार्टिंग में 0 0 इसके दोनों के बने थे। अब किसी टाइम t पर ये 1 माइनस अल्फा हुआ, तो ये अल्फा अल्फा आ जाएंगे। यहाँ से आई की वैल्यू तुम कैलकुलेट करोगे तो कितनी आने वाली है, 1 प्लस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा आई माइनस 1। आई की वैल्यू आ रही है 1.33 माइनस 1, यानी कि 0.33, और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 33.33%। Therefore, option 1 is the correct answer. तो ये फॉर्मूला दिमाग में रखना बस, ये फॉर्मूला तो तुम्हें याद है ना, तो ये क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 38 देखना। Henry is constant in kilobar for four gases alpha, beta, gamma and delta in water at 298 Kelvin is given in the figure. इस टेबल में दे रखी है तुम्हें। Density of water is 10 raised to power 3 kg per meter cube at 298 Kelvin. This table implies that, इस टेबल के अकॉर्डिंग तुम क्या डाटा दे सकते हो। अल्फा हैज द हाईएस्ट सोल्युबिलिटी इन वाटर, तुम्हें पता है KH की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है सोल्युबिलिटी के, है ना। यानी कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि मुझे सोल्युबिलिटी को हाईएस्ट करना है, KH की वैल्यू को लोएस्ट करना पड़ेगा। हाँ, तो सबसे कम KH तो इसका है, तो इसकी सोल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, और इसका सबसे ज्यादा है KH, सबसे कम सोल्युबिलिटी अल्फा की होगी। अब इन्होंने बोला अल्फा हैज द हाईएस्ट सोल्युबिलिटी इन वाटर एट द गिवन टेम्परेचर, गलत लिखा है। अल्फा की सबसे लोएस्ट होगी, सबसे हाईएस्ट तो गामा की होगी ना। बिल्कुल, सोल्युबिलिटी ऑफ गामा एट 308 Kelvin is lower than at 298 Kelvin. तुम्हें पता है KH is directly proportional to temperature और inversely proportional to solubility। यानी कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि मैंने सोल्यूबिलिटी, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, पीएच इंक्रीज हो जाता है। तो सोल्यूबिलिटी ऑफ गामा इस टेम्परेचर पर कम होगी इस टेम्परेचर से। सही लिखा है ये, बिल्कुल सही लिखा है ये, बट ये तो हमारी खुद की नॉलेज है ना। क्या इस टेबल से मुझे ये नॉलेज मिली? नहीं, ये तो हमारी नॉलेज है ना। ये तो हमें पहले से पता था, ये तो हमें हमें पहले से पता था। हम तो वहां से बता रहे हैं ना अभी, ये तो हमें पहले से पता था, ये तो हमें पहले से पता था, हम तो ये वहां से बता रहे हैं। बट इस टेबल से तुम्हें ये तो नहीं पता चल रहा। इस टेबल पर तो तुम्हें बता रखा है हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 4 गैसेस के लिए इन वाटर एट 298 केल्विन। तुम्हें इस टेबल के अंदर सिर्फ 298 केल्विन का ही डाटा गिवन है। इन्होंने बोला सोल्यूबिलिटी इस टेम्परेचर पर, बट इस टेम्परेचर का डाटा तो इस टेबल में गिवन ही नहीं है। इस टेबल में गिवन ही नहीं है। अगर मुझे दो टेबल दे रखी होती, एक इस वाले टेम्परेचर की, एक इस वाले टेम्परेचर की, इस वाले टेम्परेचर में जो KH की वैल्यू है वो गामा के लिए बढ़ जाती है, कोर्स यहाँ इससे बढ़ जाती है ना। अभी दूसरी सोल्युबिलिटी उसके अंदर घट जाती है, वहां से हम बता सकते थे। बट यहाँ पर तो इन्होंने इस डिग्री टेम्परेचर पर तो वैल्यू गिवन ही नहीं है। वैसे तो ये पॉइंट सही लिखा है कि भाई टेम्परेचर को अगर तुम इंक्रीज करते हो तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। इस डिग्री टेम्परेचर पर, इस केल्विन पर जो सोल्युबिलिटी होगी वो इस केल्विन से कम होगी। ये सही पॉइंट लिखा है, बट इस टेबल से तुम नहीं बता सकते, है ना। अब देखो आगे क्या लिखी मैंने, द pressure of a 55.5 molar solution of delta is इतना। मुझे एक चीज बताना कि जो हेनरीज लॉ होता है, हेनरीज लॉ वो क्या होता है, वो होता है KH इंटू काई इज इक्वल टू P। यही होता है क्या? हाँ, तो तुम्हें बोलना है कि प्रेशर इतने मोलर सॉल्यूशन का डेल्टा के, तो KH की वैल्यू डेल्टा की कितनी है? हाफ है। हाँ हाफ है, और इसकी वैल्यू तुम्हें निकालनी पड़ेगी, मोल मोल फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इस स्टेटमेंट का मीनिंग लिख सकते हो क्या, 55.5 मोल
ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ वाटर। इसका मतलब तो ये हुआ ना, सॉल्वेंट कौन है, सॉल्वेंट वाटर है ना, सॉल्वेंट कौन है, सॉल्वेंट वाटर है। 55.5 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ वाटर। तो मोल फ्रैक्शन लिखोगे 55.5 सॉल्यूट का, है ना, नीचे आ जाएगा टोटल मोल्स 55.5 प्लस 1 kg ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर होते हैं, 55.5 ही होते हैं, है ना। इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा हाफ इंटू, इसमें से कॉमन निकालोगे, देखो 55.5 ऊपर है, नीचे 55.5 कॉमन निकाल लो, तो नीचे बचेगा 1 + 1, है ना, 55.5 से 55.5 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1/2 यानी कि 1/4। और तुम्हें जो केवी के एच की वैल्यू दे रखी है ना, वो किलो बार में दे रखी है, इसको बार में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 250 बार, और ये सही लिखा है इसका मतलब। द प्रेशर ऑफ इतने मोलर सॉल्यूशन ऑफ गामा, गामा का 1 बार होगा, तो गामा का अगर तुम प्रेशर निकालना चाहते हो तो वो आ जाएगा, गामा का केएच कितना है, गामा का केएच है 2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू में 10⁻³ करोगे बार में कन्वर्ट करने के लिए, और इंटू में मोल, मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, इसका भी 1/2 ही आएगा, क्योंकि देखो मोल इसका मोलैलिटी देखो दोनों की सेम है, तो मोल फ्रैक्शन 1/2 ही आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁻2 यानी कि 0.01 बार। इन्होंने बोला 1 बार, गलत हो जाएगा, देयरफॉर ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। देखो भाई ऑप्शन 2 भी सही है, बट इस टेबल के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला दिस टेबल इंप्लाइज दैट, इस टेबल के अकॉर्डिंग तुम क्या बता सकते हो, तो बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन थर्ड ही रहेगा, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। देखो इसमें क्या कहा हमसे, if the boiling points of two solvent X and Y having same molecular weight are in the ratio to ratio, मुझसे बोला है X and Y, है ना, X and Y का molecular weight सेम, molecular weight कैसा है, सेम है। boiling point of two solvent X and Y are in the ratio 2:1 and their enthalpy of vaporization are in the ratio, enthalpy of vaporization of X by enthalpy of vaporization of Y in the ratio 1:2. Then boiling point elevation constant of X is m times boiling point elevation constant of X is m times the boiling point elevation constant of Y. Then the value of m is, m की वैल्यू क्या होगी, नियरली m की वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, मुझे एक चीज बताना, केबी क्या होता है, केबी होता है एम मॉलिक्यूलर वेट सॉल्वेंट का, ये सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है, तुम्हें पता है ना, ये सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है, सिर्फ सॉल्वेंट पर ही डिपेंड करती है। एम आर टी बी स्क्वायर बाय 1000 इंटू डेल्टा एच, एच वेपराइजेशन, ये होता है फॉर्मूला। हाँ, आर क्या है, आर गैस कांस्टेंट है, एम है, एम तुम्हारा मॉलिक्यूलर वेट होता है सॉल्वेंट का, के भी तुम्हारा प्योर बॉइलिंग पॉइंट होता है, प्योर स्टेट में कितना बॉइलिंग पॉइंट है, सिंपल उस सॉल्वेंट का कितना बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 1000 नंबर है, और डेल्टा, हाँ डेल्टा एच वेपराइजेशन इज द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो कैसे निकालोगे, तो देखो ध्यान से, तुमसे बोला कि भाई दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम, दोनों का गैस कांस्टेंट तो सबके लिए सेम होता है, 1000 भी सबके लिए सेम होगा, तो तुम्हें दिख रहा है के बी इज प्रोपोर्शनल टू टी बी स्क्वायर बाय में डेल्टा एच वेपराइजेशन, है ना। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि के बी ऑफ एक्स बाय में के बी ऑफ वाई, वो आ जाएगा क्या, ऊपर टी बी आएगा, टी बी, टी बी ऑफ एक्स बाय में टी बी ऑफ वाई का स्क्वायर, नीचे एंथैल्पी वेपराइजेशन है तो नीचे आएगी डेल्टा एच वेपराइजेशन ऑफ एक्स बाय में डेल्टा एच वेपराइजेशन ऑफ वाई, ये आ जाएगा। हाँ, तो देखो ध्यान से, टीबी ऑफ एक्स बाय में टीबी ऑफ वाई की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 2/1 इसका स्क्वायर इनटू में डेल्टा एच, एक्स एक्स वाला नीचे है, वाई वाला ऊपर है, मुझे उल्टा दे रखा है यानी कि ये हो जाएगा 2/1,
है ना, तो ये हो जाएगा 4/2 यानी कि 8 रेशियो। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि अगर मैं लिखना चाहूँ तो के बी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ के बी ऑफ वाई, है ना, यानी कि के बी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ के बी ऑफ वाई। तो एम की वैल्यू क्या हो रही है, एम की वैल्यू आ रही है 8। ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखना। इन केस ऑफ ऑस्मोसिस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम, ऐसे क्वेश्चन में ना ऑप्शन को मत देखो, हम तो जानते ही नहीं ऑप्शन इस वाले क्वेश्चन की। ऑस्मोसिस होता क्या है ये समझो। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, कहां से कहां, फ्रॉम इट्स हाई concentration to its low concentration, ठीक है। या फिर अगर तुम सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन में लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ये लिखोगे। अगर मैं इसको ऑस्मोटिक प्रेशर के टर्म्स में लिखना चाहती हूँ तो क्या लिखूंगी, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है CRT, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन। मतलब सॉल्यूट जैसे ही जाएगा जैसे सॉल्यूट पे जाना है, यानी कि लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर मैं वेपर प्रेशर के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो वेपर प्रेशर, देखो वेपर प्रेशर जो होता है ना वो ज्यादा कब होगा, वो ज्यादा तब होगा जब ये सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की हम बात कर रहे होते हैं, है ना, नॉन वोलेटाइल होते हैं ये सॉल्यूट यहाँ पर। अब ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन जितनी कम होगी वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के उल्टा, यानी कि हाई वेपर प्रेशर टू लो वेपर प्रेशर। अब तुम कंपेयर कर लो भाई, देखो वेपर प्रेशर के टर्म्स में हाई टू लो, सही लिखा है भाई, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो, मेंशन नहीं है अगर कॉन्सेंट्रेशन तो सॉल्यूट की मानते हैं, तो सॉल्यूट के हिसाब से लो टू हाई है, गलत हो गया। अब लो वेपर प्रेशर टू हाई, वेपर प्रेशर के टर्म्स में हाई टू लो है, गलत हो गया वेपर प्रेशर के टर्म्स में। हाई ऑस्मोटिक प्रेशर टू लो ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर में लो टू हाई है, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, देयरफॉर ऑप्शन 1। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में तुम कंफ्यूज होगे ऑप्शन को देख के, पहले अपना एक ओवरव्यू बना लो अपने दिमाग के अंदर पहले ही, चाहे तो इस लाइन को लिख लो बस, फिर तुम आगे की लाइन को अपना लिंक कर लेना, ठीक है। तो एक ओवरव्यू बना लो तभी ऑप्शन को देखना, ठीक है। तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 देखना। Which of the following equimolar solution have highest vapor pressure? तुम्हें ये चार ऑप्शन दे रखे। अब मुझे एक चीज बताना, इन्होंने बोला इक्विमोलर, मतलब क्या हुआ, वेपर प्रेशर, अगर मैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को लिखती हूँ तो एक सिंपल टर्म्स में मैं लिख सकती हूँ इसको, दैट इज नथिंग बट काई बी। इसको मैं लिखती हूँ क्या, इसको मैं लिख सकती हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू आई बाय में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल इनटू में आई इनटू में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब इन्होंने बोला मोलर, इन्होंने बोला इक्विमोलर है, यानी कि इनका कॉन्सेंट्रेशन वाले टर्म्स जो है ना वो सेम है। तो मुझे एक चीज बताना, चलो एक काम करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को मान लो 1 है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को मान लो तुम, ये समझो 2 है और ये 3 है, तो अगर इसके अंदर रखोगे तो हो जाएगा 2i बाय में 2i प्लस 1, ठीक है। अगर मैंने बोला कि i की वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3, है ना, यानी कि 0.6। अगर मैंने बोला कि i की वैल्यू पुट कर रही हूँ 2, तो ये हो जाएगा 4 बाय में 5, यानी कि ये हो जाएगा 0.2, सॉरी 0.8। अगर मैं तुमसे बोला मैंने i की वैल्यू पुट करी 3, i यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 बाय में 7, यानी कि हो जाएगा 0.68 845, ये हो जाएगा क्या। अगर मैंने आई की वैल्यू 4 पुट करी तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये 8 बाय में 9, यानी कि 0.87288,
तो ध्यान से देखो, जैसे जैसे आई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि वेपर प्रेशर तो डिक्रीज होगा ना। हाँ। तो जिसका आई, इन्होंने बोला तुम्हें बताना है हाईएस्ट वेपर प्रेशर। हाईएस्ट वेपर प्रेशर यानी कि हमें वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा चाहिए, वेपर प्रेशर अगर सबसे ज्यादा चाहिए तो रिलेटिव लोअरिंग सबसे कम होनी चाहिए। रिलेटिव लोअरिंग अगर सबसे कम होनी चाहिए तो यानी कि आई भी सबसे कम होना चाहिए। मैं कुछ नहीं करी, मैं कह रही हूँ आई को कम कर दो तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तुमसे ये कंडीशन पूछी है, जिसका आई सबसे कम होगा उसका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सबसे कम होगा, उसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। इसके केस में आई होता है 1, इसके केस में आई हो जाता है 2, इसके केस में आई हो जाता है 3 और इसके केस में आई हो जाएगा 5। सबसे कम आई किसका, इसका। देखो सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किसका होगा, ग्लूकोज का हो जाएगा। देखो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ अब हम इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर 9 क्वेश्चन डिस्कस करे। कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं खुद से आंसर करूंगी। और सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखने से पहले खुद से ट्राई करा करो। ठीक है, और बताना लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।